हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम समझेंगे डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम दो अप्रोचेस पढ़ेंगे अकाउंटिंग के, एक कैश बेसिस और दूसरा अक्रूवल बेसिस। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, जिसमें हमने यहाँ पे पढ़ना है कि नीड क्या थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, इसकी लिमिटेशंस क्या है। और लास्ट में हम एक ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, दैट इज योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी। आपका आपका जो नया सिलेबस आया है उसमें जो एक पोर्शन है दैट इज योर टैक्सेशन। तो ये यहाँ पे हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। मैं नहीं पढ़ा था ये टैक्सेशन वाला पोर्शन, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने पता नहीं क्यों यहाँ पे जीएसटी का जिक्र किया है, सो पढ़ना लाजमी है। ठीक है। सो आप कब पढ़ेंगे फिर जीएसटी, क्या पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे हम जीएसटी आपको कंप्लीट कराएंगे। अगर हो सका तो हम ही पढ़ाएंगे आपको वो पोर्शन, टैक्सेशन वाला पोर्शन, या कोई और टीचर आए तो वो वहां पे उठाएगा वो टैक्सेशन वाला पोर्शन। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं हम सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है आपके डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आपकी एनसीईआरटी क्या राय रखती है? वो लिखती है कि इसकी जो प्रिंसिपल है, उसका जो बुनियाद है, उसके जो बेसिस है, किसकी, इस अकाउंटिंग सिस्टम की, सॉरी इस डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल फीचर है वो है इसका ड्यूअल एस्पेक्ट। यानी अगर डबल एंट्री सिस्टम यहां पे काम करती है तो इसकी एक बेसिस है, वो बेसिस है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने आपको समझाया है, पढ़ाया है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है। वहां पे हमने आपको पढ़ाया था कि एक ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसको हम क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं और दूसरा बंदा उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगा। यानी एक ही ट्रांजैक्शन के दो साइड इसमें रिकॉर्ड करना होता है, क्रेडिट साइड भी और डेबिट साइड भी, यानी ड्यूअल एस्पेक्ट्स, यानी एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। अब ये कौन इफेक्ट्स है, ये क्या क्या इफेक्ट्स है? फॉर एग्जांपल यहां पे हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं दुकानदार के पास जाता हूं, मैं उसको बोलता हूं मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। वो दुकानदार मुझे 35 रुपीज वाली कोल्ड ड्रिंक देता है यहां पे। ठीक है। लेकिन उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी, लेकिन बदले में मैंने क्या दिया उसे, ये है दुकानदार। ठीक है। बदले में मैंने क्या दिया उसे, मैंने उसको 35 रुपीज दिए, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी। ठीक है। सो उसका बेनिफिट ये आया कि मैंने उसको 35 रुपीज दिए, मेरा बेनिफिट ये आया कि मैंने यहां पे कोल्ड ड्रिंक ली। सो दोनों चीजें जब यहां पे इन्वॉल्व होती है ना, दैट इज गिव एंड टेक, दिस इज योर ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है। सो यहां पे फिर क्या है, यहां पे जब ये ड्यूअल एस्पेक्ट है तो इसका मतलब ये होता है ना कि एवरी ट्रांजैक्शन, हर किसी ट्रांजैक्शन का कम से कम दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम यहां पे समझाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल मेरा अभी कैश है, कैश अकाउंट है, और मैंने इस कैश में थोड़ा सा कैश उठाया और यहां पे फर्नीचर लाया, अपनी बिजनेस फर्म के लिए एक फर्नीचर लाया। सो ये बना मुझे फर्नीचर अकाउंट। ठीक है। सो कैश अकाउंट से डेबिट हो गया और फर्नीचर अकाउंट ये क्रेडिट हो गया। सो एट लीस्ट दो अकाउंट्स मुझे एक ही ट्रांजैक्शन के लिए यूज होते हैं। ट्रांजैक्शन क्या थी, मुझे फर्नीचर लाना था अपनी बिजनेस फर्म के लिए। सो दो, यहां पे दो क्या हुए यूज, दो अकाउंट्स हुए यूज, या कभी कभार दो से ज्यादा अकाउंट्स यूज होते हैं। सो उसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। और यही फिर जब हम लेजर में दिखाते हैं वो दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स फिर हम अपने लेजर में दिखाते हैं, तो उसी को कहते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। सो यहां पे आपकी एनसीईआरटी थोड़ी सी बाउक होके लिखती है कि इसका जो ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का, वो ये है कि एवरी डेबिट हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। यानी अगर कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, और इसका ऑप्शन गया होगा नीचे दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी हर किसी डेबिट का एक क्रेडिट होता है। ठीक है। यानी मुझे यहां पे पैसे निकले 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 निकले, मेरे जेब से पैसे निकले, लेकिन आया यहां पे फर्नीचर मेरी फर्म के लिए। सो डेबिट हो गए पैसे, फर्नीचर जो आया वो तो क्रेडिट हो गया। सो एवरी डेबिट हैज इट इज क्रेडिट।
ठीक है, तो इसी को हम नाम देते हैं शाबाश डबल एंट्री सिस्टम। सो एक अकाउंट यहां पे डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट यहां पे क्रेडिट होगा, इसी को तो नाम देते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। अब इस डबल एंट्री के बारे में ही पढ़ेंगे फिलहाल। ये वो डबल एंट्री सिस्टम है जो आपकी बुक लिखती है, इट इज ए कंप्लीट सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम क्योंकि यहां पे आप दोनों साइड से लिखते हो, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, यानी दो बार एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, दो बार एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, एक ही ट्रांजैक्शन के बारे में रिकॉर्ड होता है, और दैट इज वाई ये सिस्टम आपका बड़ा एक्यूरेट सिस्टम है। इस सिस्टम को आपकी बड़ी बड़ी फर्म्स भी यूज करती है, आपकी छोटी छोटी फर्म्स भी यूज करती है। ठीक है, और इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है फ्रॉड होने की या कोई मिस अप्रोप्रिएशन होने की, और ये आपका सबसे रिलायबल फीचर है इसका, ये सबसे रिलायबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। कौन सा? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जब हम कल को यहां पे बैलेंस शीट पढ़ते हैं, बैलेंस शीट में हमने पढ़ा था कि हम दो चीजें देखते हैं, आपकी कंपनी में एसेट कितने हैं, आपकी कंपनी में लायबिलिटीज कितने हैं। क्यों सर ये क्यों देखना होता है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, क्यों 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 देखना होता है? तो रीजन ये है कि मुझे अपनी फर्म में देखना है एसेट्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फर्म में 5 लाख के एसेट्स हैं और तब मैं फिर देखता हूं लायबिलिटीज कितने हैं। फॉर एग्जांपल लायबिलिटीज मतलब कर्जा, कर्जा कितना मेरी फर्म का, तो अगर मैं देखूंगा लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपीज है, तो मेरी कंपनी तो डूब रही है। यानी अगर मैं कल को सारी चीजें बेचूं तब भी मेरा कर्जा उतर नहीं जाएगा, सो मेरी कंपनी यहां पे लॉस में है, घाटे में है, नीलाम होने के कगार पे है। ठीक है, सो इसीलिए मुझे बैलेंस शीट बनाना होता है। लेकिन इस बैलेंस शीट को बनाने से पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि हम चेक करते हैं, ट्रायल करते हैं हम, इसमें भी ट्रायल बैलेंसेस में भी फिर मेथड्स है। ठीक है, टोटल बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मेथड और इंटीग्रेटेड मेथड, जिसमें दोनों पढ़ाएंगे वहां पे जब हम ट्रायल बैलेंस पे आएंगे। ठीक है, सो अभी याद रख लीजिए, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कि आपने जो रिकॉर्ड किया है लेजर्स में क्या वो ठीक है। यानी पहले क्या बनता है, शाबाश शाबाश शाबाश, पहले बनता है आपका जर्नल, उसके बाद बनता है आपका लेजर, उसके बाद हम यहां पे ट्रायल बैलेंस करते हैं, फिर जाके आपका बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, या फिर जाके आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में काम आएगा ट्रायल बैलेंस, ताकि हम चेक करेंगे, समझाएंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में। ठीक है, सो यहां पे हमने क्या समझा कि जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है, जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, वो यहां पे मोस्ट रिलायबल है, और इसमें दोनों फर्म्स, आपकी छोटी फर्म्स भी और आपकी बड़ी बड़ी फर्म्स भी यूज करती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में तो आपकी बुक लिखती है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट ए कंप्लीट सिस्टम, ये इनकंप्लीट सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकंप्लीट सिस्टम। आपके 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 JKSSB पंचायत अकाउंट सिस्टम में एक क्वेश्चन यहीं पे आया था, वो भी हम पढ़ाएंगे कि वो क्वेश्चन क्या था। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या पढ़ा है हमने, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग या सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है ये इनकंप्लीट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें दो फोल्ड इफेक्ट नहीं है, इसमें एक साइड से डेबिट और दूसरी साइड से क्रेडिट वाला मामला नहीं है। ठीक है, सो यहां पे क्या होता है, यहां पे सिर्फ दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं, एक आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा कैश बुक। ठीक है, और कैश बुक या पर्सनल अकाउंट ही सिर्फ आप सिंगल एंट्री से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी सिंगल एंट्री किसी चीज का नहीं, किसी काम का नहीं, सिर्फ ये दो जगहों पे यूज होता है। अगर आप चाहो तो पर्सनल अकाउंट में सिंगल एंट्री यूज करो, अगर आप चाहो या कैश बुक में सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज करो, इसके बगैर ये किसी में काम नहीं आने वाला। सर क्या चीज है सिंगल एंट्री में, क्या चीज होता है सिंगल एंट्री में, क्या चीज होता है जो डबल एंट्री में होता है? तो सिंगल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट ये दो जगहों पर एक ट्रांजैक्शन हम नहीं लिखते, हम सिंपली रफ कॉपी पे लिखते हैं। यहां पे अच्छा फलाने दिन को मैंने इतने चीज का माल खरीदा था, अच्छा फिर मैंने ये माल खरीदा, फिर मैंने 5 लाख रुपीज, फिर मैंने 3 लाख रुपीज, ऐसी यानी आज के डेट में ये, फिर वो, फिर ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके डॉक्टर लिखते हैं, अच्छा मेरा ये पेशेंट आया था, इसने मुझे 500 रुपीज़ दिए। ठीक है, फिर आज दिन में मुझे फॉर एग्जांपल 3 पेशेंट्स आए तो मैंने 1500 रुपये जीते, कल मुझे 10 पेशेंट्स आए थे तो मैंने यहाँ पे 5000 रुपये कमाए थे। ठीक है, तो ये है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। सो इस सिंगल एंट्री सिस्टम को यहां पे हम बताएंगे कि इट इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम। ठीक है, और यहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इट इज नॉट रियलेबल, ये रियलेबल नहीं है, ये सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन रियलेबल नहीं है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है।
ठीक है, क्योंकि ये अनसिस्टमैटिक है। ठीक है, ओके, सो दिस वाज अबाउट योर सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन अब हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे आपको। एक्स्ट्रा क्या पढ़ाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो यहीं पे जितना भी हमने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके आपको पढ़ाएंगे। सो डबल एंट्री सिस्टम में हमने क्या देखा? हमने देखा कि बोथ एस्पेक्ट्स यहां पे रिकॉर्ड होते हैं, यानी आपका डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी यहां पे रिकॉर्ड होता है। अच्छा, सिंगल एंट्री में बात करेंगे तो यहां पे बोथ एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं, नॉट रिकॉर्डेड, बोथ एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ओके, दूसरी बात, यहां पे डबल एंट्री सिस्टम में हर कोई अकाउंट, चाहे आप पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रियल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो। सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है अपना, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ उमर, जो मेरा बैंक में अकाउंट होगा, दिस इज माई पर्सनल अकाउंट, उमर फारूक अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है जब आपको एसेट्स के बारे में जब आप बात करते हैं, सो दिस इज योर रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जब वो अकाउंट, जब हम बात करते हैं किसी एक्सपेंसेस के बारे में, वो वाले अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट्स में रखते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम तीनों तरह के अकाउंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी बताया सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और प्लस कैश बुक। शाबाश शाबाश शाबाश। यहां पे एक और डिफरेंस पढ़ते हैं। यहां पे हमने क्या बनाना होता है? डबल एंट्री सिस्टम में हमें यहां पे ट्रायल बैलेंस बनानी होती है, जो ट्रायल बैलेंस हमें मदद करती है बाद में क्या बनाने के लिए? आपका बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो यहां पे ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, यहां पे डबल एंट्री सिस्टम में एक और चीज, दैट इज यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कोई चीज नहीं बन जाता है। ये तो सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, स्मॉल बी बिग बी, यहां पे सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर सकते हैं, बिग नहीं कर सकते यूज। ठीक है, और दूसरी बात, कल को अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो ये हमारा ऑथेंटिक प्रूफ बनता है, लेकिन ये हमारा प्रूफ नहीं बनता है। ठीक है, क्यों ये प्रूफ? क्योंकि यहां पे हमने वोचर्स का यूज करके ये बनाया है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो हमारे वोचर्स है, वो हमने लगा के रखे भी होते हैं। ठीक है, सो यहां पे कल हमें एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, एज एन एविडेंस कल किसी कोर्ट में लगेगा, लेकिन ये तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज योर अबाउट योर डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था? अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि आप बता दीजिए कि अगर हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में क्या यूज करते हैं? हम वहां पे बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन आप हमें समझाओ सर, पंचायत अकाउंट सिस्टम एग्जाम में पूछा गया था कि सर आप हमें समझाओ कि यहां पे क्या यूज होता है? तो यहां पे यूज होता है स्टेट ऑफ अफेयर्स, SOA, दैट इज स्टेट ऑफ अफेयर्स। यहां पे लिखेंगे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? स्टेट ऑफ अफेयर्स, जैसे कि यहां पे बैलेंस शीट है, इसी तरह से यहां पे स्टेट ऑफ अफेयर्स है। कहां पे? सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। वहां पे हमें क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो इनिशियल कैपिटल और फाइनल कैपिटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने दुकान यहां पे खोला, कल मैं शॉप चलाने की कोशिश करता हूं, मैं बोलता हूं अब मुझे मुलाजमत नहीं मिली तो मैं एक शॉप खोलूंगा यहां पे। तो मैं यहां पे सपोज फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए यहां पे इन्वेस्ट करता हूं अपना शॉप चलाने के लिए। मैं चीजें लाता हूं, बिस्किट लाता हूं, मैं सुरप लाता हूं, मैं साबन लाता हूं, मैं तेल लाता हूं, मैं चाय लाता हूं, बहुत सारी चीजें लाता हूं। 50,000 रुपीज मैं शॉप खोलता हूं। सो मेरी इनिशियल कैपिटल थी 50,000 रुपीज, और जो मेरी फाइनल कैपिटल है, अब मैं जब 1 साल के बाद देखूंगा, मैं देखूंगा अरे भाई मेरी कैपिटल कितनी है, मेरे अकाउंट में कितना जमा हो गया, या मेरे पास जो चीज है उन सबको मिला के, एसेट्स को मिला के, या मेरी कैपिटल कितनी है अब। तो वो कैपिटल फॉर एग्जांपल अगर वो 60,000 थी, सो फाइनल कैपिटल माइनस इनिशियल कैपिटल कितनी है, अगर मुझे प्रॉफिट आया या मुझे लॉस आया। ठीक है, तो वाई से मुझे पता चलता है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन यहां पे कैसे मुझे पता चलता है? यहां पे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है। जब मैं डबल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं तो उससे मुझे पता चलता है कि मेरी कंपनी क्या प्रॉफिट में है कि क्या लॉस में है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे मुझे पता चलेगा? वहां पे मुझे स्टेट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ता है। उस स्टेटमेंट को हम बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है,
लेकिन ये स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं है, ये स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं है जैसे कि हमारा बैलेंस शीट एक्यूरेट है। कहाँ पे? आपके आपके बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स में, आपके डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग या अकाउंटिंग। आप बता दीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड, अब एक और टॉपिक पे बढ़ते हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पे कवर किया, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसने यहाँ पे लिखा है कि अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के हैं, वन इज योर कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। यानी वो क्या चीज होता है? वो चीज ये होता है, चलो समझेंगे समझेंगे समझेंगे। दो तरह के होते हैं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है सर? कैश बेसिस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे, सपोज मैं दुकानदार हूं, मैंने यहां पे सपोज ये मैं शॉप बनाऊंगा। ठीक है, यहां पे अच्छे से बनाएंगे। सपोज ये शॉप है ये शॉप है और ये क्या है? दिस इज द कस्टमर। ये कस्टमर है। ठीक है, ये कस्टमर है। ठीक है, तो शॉप से क्या चला गया? सपोज यहां से इस कस्टमर ने कोई चीज लिया, कोई गुड लिया। ठीक है, इस कस्टमर ने शॉप से कोई गुड लिया। ठीक है, लेकिन अभी इस कस्टमर ने इसे पैसे वापस नहीं किए। दिस इज वन कंडीशन कि नो, अभी पैसे वापस नहीं किए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कि इसने इसी टाइम उसको पैसे दिए। यस, यानी इसी टाइम पैसे वापस दिए। तो इसी बुनियाद पे दो तरह के यहां पे अप्रोचेस बन जाते हैं, वन इज योर कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। पहले पढ़ते हैं हम कैश बेसिस क्या होता है। कैश बेसिस होता है कि जब आप कोई चीज बेचते हो, ठीक है, जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, जैसे ही आपने कैश रिसीव किया, जैसे ही आपने वो कैश हाथों में लिया, आपने कोई चीज दिया और इस कस्टमर ने आपको कैश दिया, यानी जैसे ही आपने वो कैश लिया, चाहे कल लिया, चाहे अभी लिया, चाहे 2 साल बाद लिया, जब लिया तब लिया, उसी टाइम आपको वो रिकॉर्ड करना है, तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो उसको कहते हैं हम कैश बेसिस। ठीक है, क्या होता है अब कैश बेसिस? कैश बेसिस होता है कि आपको तभी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जब आप उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, जब आप उसको व्हेन कैश इज रिसीव्ड आर पेड, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब आप कैश रिसीव करोगे या पे, या कोई आपको देगा वो कैश, या आप किसी को कैश दोगे, दोनों चीजें है ना। कभी आप कैश रिसीव भी करते हो, इफ यू आर ए शॉपकीपर आप कैश रिसीव करोगे, बट इफ यू आर ए कस्टमर यू हैव टू पे द कैश, आपको पे करना है कैश। तो मैं दोनों को बताता हूं यहां पे, जब आप कैश देते हो, यहां फर्म की बात करें, जब आप कैश लेते हो, यानी जब कैश की बात आती है ना, जब ट्रांजैक्शन की बात आती है ना, कि कब आप कैश देते हो या कब आप कैश लेते हो, आपको उसी टाइम वो रिकॉर्ड करना होता है। उसको हम कहते हैं कैश बेसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑफिस की रेंट देनी होगी दिसंबर मंथ की 2014, दिसंबर के 2014 मंथ के यहां पे ऑफिस की रेंट देनी होगी। ठीक है, लेकिन आप ये कब देते हैं? आप देते हैं जनवरी 2015 में। रेंट कब की थी? रेंट दिसंबर की थी, लेकिन कब दिया? आपने जनवरी में रेंट दिया, जनवरी 2015 में रेंट दिया। अब ये मसला है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कब करेंगे? इसको क्या दिसंबर में रिकॉर्ड करेंगे या इसको जनवरी में रिकॉर्ड करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू द, अगर आप कैश बेसिस से चल रहे हैं, अगर आपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैश बेसिस रखा है, तो आपको जनवरी 2015 में ही इसको रिकॉर्ड करना है। तो आपको अगले साल अपने अकाउंटिंग पीरियड में इसको रिकॉर्ड करना है। इट इज कॉल्ड द कैश बेसिस। सिंपल से समझाएंगे फिर से, यानी जब ही पैसे आएंगे या जब पैसे जाएंगे तभी जाके आप इसको रिकॉर्ड करोगे, उसको कहते हैं कैश बेसिस। लेकिन सर हमने ये ट्रांजैक्शन कब की थी? ये ट्रांजैक्शन तो 2014 की थी ना। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन 2014 की थी। या फॉर एग्जांपल दूसरे एग्जांपल से समझाएंगे, एनसीईआरटी ने यहां पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं समझाया, हम आपको समझाएंगे। देखो सपोज ये एक फर्म है, फर्म कैसे हम बनाएंगे? हाँ, फर्म तो हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये एक फर्म है। ठीक है, दिस इज फर्म एंड दिस इज फॉर एग्जांपल कस्टमर। ठीक है, इस फर्म ने गुड्स दिए इस कस्टमर को। ठीक है, कब दिए? फॉर एग्जांपल 15 जनवरी 2021, आज तो 21 चल रहा है ना, 2020, सपोज 2020, 15 जनवरी 2020 यानी पिछले साल एक फर्म ने 15 जनवरी 2020 को इस कस्टमर को गुड दिया था, कोई चीज दिया था।
लेकिन अब जाके ये कस्टमर, आज क्या चल रहा है, आज है फॉर एग्जांपल 15 जन 2021 यानी 2021, ठीक है। तो आज इसने, इस कस्टमर ने पैसे वापस किए। लेकिन अब मसला है, सर क्या मुझे ये रिकॉर्ड करना है 15 जनवरी 2020 को, क्या मुझे ये पिछले साल अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना था, कि मुझे ये अब रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पैसे तो अब मिले ना। तो अगर आप कैश बेसिस के रूल से चलते हैं तो आपको अब ये रिकॉर्ड करना है, यानी 15 जनवरी 2021 को ये यहां पे आपको रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस से हम चल रहे हैं, यानी जब आपको कैश आएगा तभी वो रिकॉर्ड करो वो ट्रांजैक्शन, तब तक नहीं करो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अब अक्रूवल की बात करेंगे, अक्रूवल हमें क्या समझाता है? अक्रूवल समझाता है कि अरे भाई देखो, यहां पे फिर से फर्म, फिर से कस्टमर, ठीक है, ये फर्म इसको 15 जनवरी 2020 को कोई गुड देती है, लेकिन ये पैसे इसको वापस करता है 15 जनवरी 2021 को। अब मसला है, क्या इसको 2020 के अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है कि 2021 के अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है? अगर आप अक्रूवल बेसिस से चल रहे हैं तो आपको वो उसी टाइम रिकॉर्ड करनी है जब आपने इसको चीज दिया, यानी 15 जनवरी 2020 को। 15 जनवरी 2020 को। सर क्यों 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 मैं रिकॉर्ड करूं? अभी तक तो मेरे पास पैसे नहीं आए, मुझे तो पैसे 1 साल बाद आए, मैं क्यों वो तभी रिकॉर्ड करूं जब मैंने उसको चीज दिए थे, तब तो मैंने पैसे नहीं लिए थे। सर मैं क्यों रिकॉर्ड करूं? वो इसलिए क्योंकि आप कल को इस कस्टमर पे लीगल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं, उसको बोलेंगे भाई मुझे मेरे पैसे चाहिए, तो कल या परसों या तरसों या नरसों या सरसों कभी भी ये आदमी पैसे तो देगा ना। इसीलिए अक्रूवल बेसिस बोलता है कि नहीं, जब ट्रांजैक्शन हुई, चाहे पैसे लिए आपने या नहीं लिए आपने, तब जाके उसको रिकॉर्ड करो। पैसे लिए या नहीं लिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो गुड दिया ना, रिकॉर्ड करो, क्योंकि आपके फर्म से गुड चला गया ना, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। दिस इज कॉल्ड एज अक्रूवल बेसिस, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। अक्रूवल बेसिस सबसे बेस्ट मेथड है जो आज कंपनियां यूज करती है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी जो स्टैंडर्ड्स आपकी कंपनी को यूज करना है, आपको अक्रूवल बेसिस पे काम करना है, आपको कैश बेसिस पे काम करना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन सा फॉर्मेट रखना है। सर क्यों इस चीज की जरूरत है? मैंने आपको पिछले 5 लेक्चर में ये समझाया, पिछले 5 लेक्चर्स में यही बात आई कि भाई अरे इंटरनल यूजर्स भी है, एक्सटर्नल यूजर भी है। जिस एक्सटर्नल यूजर को ये पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका, उसको फिर बाद में डिसाइड करना है कि मैं आपकी कंपनी में पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं, आपकी कंपनी के साथ काम करूं कि नहीं करूं। लेकिन भाई ये कब करेगा, ये एक्सटर्नल यूजर डिसीजन कब लेगा? जब इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आएगा। या ये कब डिसाइड करेगा कि मैं कंपनी ए में पैसे लगाऊं कि कंपनी बी में पैसे लगाऊं, आपकी कंपनी में पैसे लगाऊं या दूसरी कंपनी में पैसे लगाऊं? ये तब ये डिसाइड करेगा ना जब ए कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट वही होगा जो बी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट होगा। तो इसीलिए नीड पड़ी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे जो सबके लिए सेम होगा, जो हर किसी कंपनी के लिए सेम होगा, कि हर कोई कंपनी यहां पे यूनिफॉर्मिटी बनाएगी और हर किसी कंपनी यहां पे इन्हीं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। तो वो कौन बनाती है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या रखना है? वो ये याद रखना है कि उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपके आईसीएआई ने बनाया। क्या होता है आईसीएआई? मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है आपको, वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वही लोग मिल बैठ के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि कौन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाएगा? वो बनाएगा आईसीएआई, वो दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सॉरी, ठीक है। अब नीड क्यों पड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, वो तो हमने बताया, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है वो भी तो हमने बताया। लिमिटेशन क्या है ये आप खुद पढ़ लेना, लिमिटेशन क्या है ये आप खुद पढ़ लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। चांसेस नहीं है एग्जाम में आने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नजर दे देना इसे, ठीक है। अब यहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आप बता दीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज कहां कहां पे होते हैं। तो आप तो आंसर करेंगे, आप बोलेंगे जहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जहां पे ओनर जो होता है दैट इज वन, यानी एक ही ओनर। सपोज मेरी एक एकेडमी है, उमर सर एकेडमी, मैं वहां पे खुद ओनर हूं, कोई मेरे साथ पार्टनर नहीं है, दिस इज माय सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा होता है पार्टनरशिप, जहां पे 2 ओनर्स होते हैं, 3 ओनर्स होते हैं, 4 यानी 2 से ज्यादा।
सोसाइटीज या ट्रस्ट्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, उसमें भी अकाउंटिंग ये स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सब में। लेकिन एक ही में नहीं यूज होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो होते हैं आपके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी अगर कोई चल रहा है, फॉर एग्जांपल उमर सर चैरिटेबल ट्रस्ट, जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, इसी साल शायद इंशाल्लाह उमर सर चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, तो उस पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं लगेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से मैं चलाऊंगा फिर कि मैं कैसे लिखूंगा, मैं कैसे बनाऊंगा यहाँ पे अकाउंट्स, वो मेरी अपनी मर्जी है। ठीक है। ओके ओके ओके। अब आता है एक और टर्म, नीड फॉर IFRS। व्हाट इज IFRS? ये भी तो हमने पढ़ाया है। दैट इज योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यहां पे लिखेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब क्या है, देखो भाई, अभी तक तो हमने ICAI वालों ने हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए वो तो इंडिया के लिए बनाए, लेकिन सर क्या हमें इंडिया की कंपनी, ये तो चाइना का आदमी है, ये यहां पे सोचता है मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है कि मैं USA में इन्वेस्ट करूं, ये इस इंडियन कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता है और USA की कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता है, लेकिन क्या उसे समझ आएगा? इंडियन कंपनी का तो अलग तो रूल होगा, USA कंपनी का तो अलग कोई रूल होगा फॉर्मेट बनाने का, इसको बेचारे को तो चाइनीज बेचारे को तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसीलिए IFRS का कंसेप्ट आया। IFRS यहां पे ग्लोबल हार्मनी करता है। IFRS यहां पे सारे कंट्रीज के लिए एक पर्टिकुलर रूल्स सेट करता है, जिस रूल्स के मुताबिक फिर वो अपनी अकाउंटिंग को रेगुलेट करते हैं। सो इसी वजह से यानी ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। लेकिन इंडिया में इसका क्या नाम दिया गया है? इंडिया में किस नाम से मशहूर है, बदनाम है? वो है आपके इंड AS का मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेम ही है IFRS के, जैसे IFRS स्टैंडर्ड्स है वही है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो यहां पे लिखा है ये सारा पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है,